अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मुल्क में तस्दीकशुदा कोरोना केसेस की तादाद इस वक्त 2,23,833 हो चुकी है और इसके बरक्स विफाक समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अमल पैरा है। आज काफी दिनों बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के मामले पर बात की और अपनी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को उन्होंने कामयाब करार दिया। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म का दावा एक हद तक दुरुस्त है? दूसरी तरफ अपोजिशन के बाद खुद पीटीआई के अंदर से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की आवाज उठी है और इस सिलसिले में पीटीआई के वजीर ने मुबैना तौर पर राब्ता भी किया। ये राब्ता हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब चूंकि खुद पीटीआई के अंदर से आवाज आई है तो क्या इस मामले पर हमें कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में मंजर-ए-आम पर होती हुई दिखाई देगी? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर यह भी कि आज हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच बल्दिया फैक्ट्री समेत निसार मोराई केस की JITs पब्लिक कर दी हैं। अब सिंध हुकूमत का इकदाम अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या ये रिपोर्ट्स अपना असर जायल कर चुकी हैं? तो बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अजीम साहब। अतर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब और अज़हर उम्मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अहम बयान के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हमारी हिकमत अमली कामयाब रही है। इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, वहां पर वो मुखातिब हुए और कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को वसी पैमाने पर सराहा जा रहा है। लिहाजा कोरोना पर काबू पाने की जो उनकी हिकमत अमली, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद करार दिया, क्या वाकई ऐसा है? वो दुरुस्त कह रहे हैं कि हाँ, किसी न किसी हद तक स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के तहत ये जो हिकमत अमली है ये कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। अतर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं स्ट्रेटजी को? आप समझते हैं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गई है हमारी हुकूमत, बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता रहा पीटीआई गवर्नमेंट को इस मामले में, आपका ये जो दावा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो दुरुस्त है? देखिए, मैं अभी भी समझता हूँ कि डे 1 से गवर्नमेंट का इस बारे में जो कोरोना से डील कर रहे थे ना, वो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, उनके मिनिस्टर, चेयरमैन NDA में वो कहते थे जी हमारे पास कैपेसिटी है 40,000 टेस्टिंग की, जो आज तक नहीं हुई। पिछले दिनों जो, अब इसका नाम आप स्मार्ट लॉकडाउन कर लें या कुछ भी नाम उसको दे दें, जब आपने मुख्तलिफ जगहों पे सख्ती की, उसको आप कंप्लीट लॉकडाउन कह दें या स्मार्ट लॉकडाउन कह दें, अब उसका असर हुआ। लेकिन आप देखें, शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर का एक ये था कि जी मैं लॉकडाउन नहीं होने दूंगा। असद उमर जो हैं वो कहते थे कि जी मैंने कंपैरिजन किया है, हमारे मुल्क में ट्रैफिक के एक्सीडेंट जो हैं वो कोरोना की डेथ से ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक इस तरह के जब कंपैरिजन होंगे, और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी और आज भी नहीं है। हमने आज तक जो डॉक्टर्स हैं उनकी राय को कभी भी अफजल नहीं माना, हालांकि वो एक्सपर्ट हैं। देखें, पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब ये कहा कि जी हमने एक सर्वे किया है और लाहौर में 6 to 7 लाख पेशेंट जो हैं वो मौजूद हैं, उसका क्या, उस रिपोर्ट का क्या बना? आप 6-7 लाख अगर नहीं भी हैं, 1 लाख 2 लाख भी हैं, अगर वो शहर में घूम रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तो कितने लोगों को वो इस कोरोना पेशेंट से इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ में? मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहबान, मेरी 2-3 डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा अगर डे 1 से हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट हो जाते तो शायद तादाद केसेस की और डेथ की इतनी नहीं होती जो इस वक्त मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अभी भी ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए है कि क्या हम 15 दिन वाकई लॉकडाउन करके, क्योंकि अभी भी बयान आया असद उमर का कि जी इससे बहुत फ़ायदा हुआ जो लॉकडाउन किया, वो एक किस्म का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो 15 दिन और कर लें ताकि इस मुल्क में जो है, अगर तादाद, असद उमर ने कहा था 12 लाख तक जाएगी, ठीक, तो अब इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा फिर रिवाइज कर दें और इसको ईगो का मसला ना बनाएं
क्योंकि इसमें हर आदमी की जान का मसला है, हर पाकिस्तानी की जान का मसला है, तो इसको इस अंदाज से सोचना चाहिए। सही, मतलब आप कहने कि अभी भी कुछ मजीद मेहनत दरकार है। हमें फौरी तौर पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन अगर चल रहा है तो हम कोरोना पर काबू पा चुके। जनरल साहब, कैसे आप एनालिसिस देंगे इस मामले पर? हमने खुद देखा है, पहले तो लॉकडाउन की मुखालिफत होती रही, अब प्राइम मिनिस्टर जो अपनी हिकमत अमली है स्मार्ट लॉकडाउन की, उसे जरा दुरुस्त कह रहे हैं और कह रहे हैं कि केसेस में खासी कमी हुई है। वाकई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने भी एस्टिमेट मुल्क में लगाए गए या बाहर लगाए गए कि मिड जुलाई तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीक आएगी, वो सारे एस्टिमेट जो हैं वो गलत साबित हुए। और आपने देखा कि बिलाखिर मुल्क में बड़ी हद तक ये सिचुएशन कंट्रोल में आई और अब आप देख रहे हैं कि कमी वाकया हो रही है, केसेस निस्बतन कम हो रहे हैं। 40,000 की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन डेली उतने लोग टेस्ट करवाने नहीं आते कि आपके 40,000 एक दिन में पूरे हो जाए। जितने भी आते रहे, कभी 21-22 हजार हुए हैं, कभी 33 हजार हुए हैं, ये उसके अंदर होते रहे हैं। लेकिन ये कि घरों से पकड़ के ला के किसी को कहें कि हमने 40,000 पूरे करने हैं, लिहाजा हम छापे मार मार के लोग लेके आएंगे, तो वो शायद ना किया जा सके। तो टेस्ट की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। अब दूसरी तरफ ये है कि जब आपने एस्टिमेट बहुत बड़े बड़े लगाए थे, वो उनसे आप बच गए हैं, तो किसी हद तक आपकी हिकमत अमली कामयाब। आप शुरू के दिनों में कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो हमने किया वो उस पर सख्ती नहीं की, लेकिन उससे बढ़ के जो खराबी हुई वो भी ईद के दिनों में, जो खुला छोड़ दिया। और आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि आप ईद के ऊपर ये लोगों को शॉपिंग करने दें, बाहर जाने दें, और वहां पे सारा मसला वहां से ज्यादा उठा, वहां आके तबाही मची। अब चीज ये है कि अगर आप अब लॉकडाउन करें तो फिर गवर्नमेंट कितनी दफा 12-12 हजार रुपया लोगों को दे के तो पैसिफाई करेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दे के एक पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसकी जो भी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे। अब ये है कि सिर्फ आप उस इलाके को पकड़ते हैं जहां लोग एहतियात नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों ने एहतियात करनी। आप लॉकडाउन कर लें तब भी अगर नहीं करेंगे, तो तब भी अगर एहतियात करेंगे तो बच जाएंगे लोग। लिहाजा जहां बेहतियाती हो रही है वहां पे लॉकडाउन कर रहे हैं एज ए पनिशमेंट कि भाई आप लोगों ने चूंकि फैलाया है, आप एहतियात नहीं कर रहे, ज्यादा लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लॉकडाउन कर रहे हैं। तो उसमें आपसे वो डिमांड नहीं कर सकते कि जी हमारी दुकान बंद हो गई, लिहाजा हमें आप कंपनसेट करें। तो गवर्नमेंट ने एक दरमियाना रास्ता चुना जहां वो इकोनॉमी भी किसी शक्ल में चलती नजर आ रही है और गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन नहीं ले रही। अगर कोई काम करना चाहता है करे, लेकिन दूसरी तरफ एक प्यूनिटिव एक्शन के तौर पे आप वो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं या सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं जहां पे लोग एहतियात नहीं कर रहे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये काफी हद तक कामयाबी रही है। अगर केसेस कम ना होते, अगर आपकी डेथ कम ना होनी शुरू होती, तो फिर मैं ये कहता कि ये हिकमत अमली जो है वो शायद कामयाब नहीं। लेकिन इस सूरत में तो नजर आ रहे हैं रिजल्ट जो आपके बेहतरी की तरफ है, इंप्रूव हो रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली अब यही चीज है कि हर किसी ने अपनी जान का खुद भी तो मुहाफिज है ना। हम किसी को जेलों में तो नहीं डाल सकते कि जाके बैठ जाए सारे करोड़ों को। वो तो उन लोगों ने खुद अपना भी तो देखना है कि भाई मैंने मास्क पहनना है, मैंने हाथ धोने हैं, मैंने ये करना है। अगर आप अपने लिए खुद मोहतात नहीं है तो कोई कितना आपकी जान की हिफाजत कर सकता है? वो मुनकर नकीर दो फरिश्ते तो नहीं साथ रखे जा सकते हर वक्त के आपकी जान की हिफाजत करते रहे। लोगों ने खुद करना है। और ये अगर 4-5 महीने बाद भी लोगों की समझ में नहीं आया तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये तो इसी शक व शुबे में पड़े रहे कि जनाब डॉक्टर इंजेक्शन लगा के लोगों को मार रहे हैं, जनाब वो बाहर लाश भेजी जाती है या उसका सैंपल भेजा जाता है तो बाहर से पैसे आते हैं, कोई कहता है जी कोरोना है ही नहीं। जहां दिमाग इस हद तक उलट चुका हो वहां आपको मैं समझता हूँ जब तक शऊर ही ना आ जाए लोगों में और कोई हल नहीं होता। तो ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ ना कुछ तो शऊर आया होगा उन लोगों में, तो बेहतियाती की जिन्होंने वतीरा बनाया होता बेहतियाती का, तो अल्टीमेटली आपको खुद एहतियात करनी है। अगर इतने महीनों बाद भी अकल नहीं आई तो फिर और आपने दुरुस्त फरमाया कि अवाम भी खासा संजीदगी से ले रही है कोरोना वायरस को। कल तक जो अवाम कहा करती थी कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, आयशा जनरल साहब ने कहा कि मामूलात जिंदगी और कारोबार जिंदगी का पहिया एक तरह से चल चुका है इस स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी के तहत, इसलिए वो अपना ओपिनियन ये दे रहे हैं कि हाँ ये हिकमत अमली कारगर साबित हुई। आप समझती हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? शुक्रिया जरिया अमजद सैयद साहब की। मैं ये फिक्र तो जरूर कैरी करूंगी कि वो कह रहे हैं हुकूमत आप उतना बर्डन नहीं लेना चाह रही। मैं इस हद तक करती हूँ कि अब नहीं, वो आगाज से ही वो बर्डन नहीं लेना चाह रही थी।
अवाम ही ने एक्चुअली रियलाइज किया, जो हमारे साथ ईद उल फितर के बाद हुआ या अवाम पर जो भी थी, अवाम ने रियलाइज किया कि उन्हें अपनी फिक्र खुद करना होगी। उनको समझ में आई कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें बचा सकता है। अगर आप मार्च अप्रैल के बयानात उठा लें हुकूमत के, इवन मई तक के उठा लें, तो उसमें यही बताया गया था कि आप भाग भाग कर टेस्ट के लिए नहीं जाइएगा, आपको इसको बड़ा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्लू है। तो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि लोगों को वो सही बात ना पहुंचाई जा सके अर्लियर फेज में जब ये मामला शुरू हुआ था। हिकमत अमली कामयाब है नहीं, हिकमत अमली थी नहीं, अभी भी नहीं है। और ये इतनी जल्दी कह देना वज़ीर आज़म की जानिब से कि हिकमत अमली कामयाब रही, मैं समझती हूँ ये बहुत जल्द बयान दे दिया गया है। अगर आपको याद हो तो अप्रैल में, मिड अप्रैल के गालिबन वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट था कि 25 अप्रैल तक के जो हमारे पास फिगर्स हैं हम उससे बहुत दूर हैं, मतलब हमें कोई अभी नुकसान नहीं हो रहा है, काफी सेफ सिचुएशन में हम मौजूद हैं। लेकिन आपको याद है फिर ईद उल फितर के बाद क्या हालात बने जब हमने ईज आउट किया सारे मामले को, सिचुएशन हॉस्पिटल्स में कंट्रोल से बाहर हो गई। जिस वक्त आवाम को एहसास हुआ कि अगर उनको इंजेक्शन चाहिए तो अवेलेबल नहीं, दवाई चाहिए तो अवेलेबल नहीं, अस्पताल में बिस्तर चाहिए तो अवेलेबल नहीं। शेख रशीद साहब का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि खुद विफाकी वजीर को इंजेक्शन मुयस्सर नहीं, लाखों रुपए देकर भी। तो अवाम को एहसास हुआ, उनके आसपास के लोगों से उनको पता चलना शुरू हुआ कि वो किस वबा का शिकार हो रहे हैं। बचने का वाहिद तरीका अपने आप को एक पॉज स्टेज में लाना, रुक जाना, गैर जरूरी बाहर नहीं जाना, और मास्क इंतहाई अहम है। इस वक्त भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप ये ना समझिए कि हम ईद गुजार चुके हैं। इस वक्त भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन को इसका एक वजह शायद किसी हद तक करार दें, मगर मुकम्मल तौर पर ये कहना कि हिकमत अमली कामयाब रही, ये दुरुस्त नहीं है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर फिक्रमंद है। अगर हुकूमत अभी से भी 2-2.5 माह बाद जाकर ये बात कहती कि हमारी स्ट्रेटेजी कामयाब रही, तो शायद हम इसको किसी हद तक ले सकें, जो हमें फिगर्स गिरते नजर आए। क्योंकि आने वाले 2 माह ज्यादा सीरियस अगर मामला खुलते हैं, आपको पता है मजहबी इबादत आनी है, ये ज़िलहज का महीना है, आगे मुहर्रम का महीना है। अब अगर हुकूमत कंटेन करेगी चीजों को तो शायद हमें आगे जाके अगर नंबर गिरता है तो हम इस बात पर आए। मगर मेरी राय में ये बयान देना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से टू अर्ली टू से कि स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल रही, ऐसी सूरत हाल नहीं है। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डॉक्टर्स 48 ने रेजिग्नेशन दिए हैं यहाँ पर, तो अभी भी चीजें कंट्रोल में नहीं है। जरूरत है इस बात की कि अवाम उस तरह से तैयार रहे कि उनको अभी ख्याल करना है, अभी एहतियात करनी है। अभी अपने आप को नहीं कह सकते कि हम सेफ जोन में जा रहे हैं, अभी हम सेफ जोन में नहीं है। पीक आ सकती है, इसका दूसरा दौर आ सकता है, हम उतने अलर्ट और तैयार रहेंगे तो फिर शायद हालात बदले हुए नजर आए। रसूल बख्श रईस साहब, रेजिग्नेशंस देने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे कि अभी आयशा ने भी इस बारे में जिक्र किया। हम दूसरी तरफ बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि आलमी सतह पर हमारी स्ट्रेटजी को सराहा जा रहा है। असद उमर साहब जो कि खुद NCOC को वफाकी सतह पर हेड कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद कह दिया। जी, मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आलमी मसला है। दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिर्फ वाहिद किसी मुल्क के रहनुमा नहीं हैं, वज़ीर आज़म नहीं हैं जिन्होंने ये कहा हो कि लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाएगी। ये अमेरिका के सदर भी कहते रहे हैं और बेशुमार ऐसे वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं जो ये इस बात को वो दोहराते रहे हैं कि ये 2 आरा थी कि मुकम्मल तौर पर मुल्क को बंद कर दें, लोग सेहतमंद हैं, रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, इसके बाद मईशत का पहिया हम चलाएँगे, फौरी तौर पर उसको ना खोलें। लेकिन वो सारी मुबाहिस ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त कोई भी मुल्क मुकम्मल और इज्तिमाई लॉकडाउन की सूरत हाल में बिल्कुल नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं रही। अब ये घोड़े अपने अस्तबल से बाहर निकल चुके हैं, अब उनको वापस लाना नामुमकिन है। 2-3 बातें हो सकती हैं और होनी चाहिए। एक तो यह है कि आवाम को अपना, हर फर्द को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। ये जितना पाकिस्तान में पैगाम रसानी टेलीफोन कंपनियों ने की है, मीडिया के चैनल्स ने की है, हुकूमत ने की है, उसकी पाकिस्तान की कम अज़ कम किसी भी वबा, किसी भी मसले के हवाले से उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। बहुत ये कहना कि पैगाम नहीं गया या आवाम को नहीं पहुंचा और रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं पहुंचा, ये गलत होगा। लेकिन लोगों के रवैये बिल्कुल वो कदामत पसंद आना है कि अभी मैं थोड़ी देर ही गुज़र के आया हूँ आपरा मार्केट से, लगता ही नहीं कि इस मुल्क में कोई वबा है। SOPs के ऊपर लोग अमल नहीं कर रहे और यहाँ भी हुकूमत की इस्तेदाद
जिस अंदाज में हमारी आबादी का फैलाव है, बाज़ारों में जिस तरीके से उनको मुनज़्ज़म किया गया है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि जलसा जुलूस की कैफियत है और हुकूमत के पास वो सलाहियत नहीं है कि SOPs के ऊपर मस्जिदें हों या कोई और रिलीजियस कांग्रीगेशन हूँ या बाज़ार हूँ, उसमें उनको नाफिज कर सके। बात रही स्मार्ट लॉकडाउन की, तो सारी दुनिया में अब यही कुछ हो रहा है कि हम ये स्मार्ट लॉकडाउन पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ लिए हैं। वो कहते हैं कि जी मकामी तौर पर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, या मकामी या महदूद या एक ख़ास इलाके में लॉकडाउन है। स्मार्ट पता नहीं किस हवाले से है, मुझे तो ये लफ्ज़ समझ में नहीं आता, लेकिन ये महदूद इलाकाई तौर पर लॉकडाउन की हिकमत अमली सारी दुनिया में पाई जाती है, तो कारगर साबित हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी इसका दूसरी बात ये आप जो कह रही थी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को सराहा गया है, मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई ऐसा रेफरेंस अभी देखा नहीं। लेकिन फिर हम अगर एक तकाबली मुताला करें या मुवाजना करें बाकी ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान की सूरत हाल इतना खौफनाक नहीं है कि जितना लोग अमेरिका में मर रहे हैं, रूस में मर रहे हैं, हिंदुस्तान में मर रहे हैं, दीगर ममालिक में मर रहे हैं, या जिस अंदाज में ये फैल रहा है दुनिया के अंदर, अब सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से तो ना देखें कि ये तो एक सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो उस लिहाज से हम ऐसी सूरत हाल में नहीं है ठीक है। ओवरऑल हमें इसका कंपैरिजन करना होगा, बट एटलीस्ट एक जगह पर अगर इसको रखकर सोचा जाए तो किसी न किसी हद तक की स्ट्रेटेजी कारआमद साबित हो रही है। रज़ा रोमी साहब, क्या ओपिनियन है आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अगर सही तरह इम्प्लीमेंट हो और तो वो बिल्कुल कारआमद है। मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट्स का भी निज़ाम जो है वो नहीं मौजूद है। स्मार्ट लॉकडाउन या लोकलाइज जो लॉकडाउन होता है उसको जनरली जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो हैंडल करती हैं। और प्रॉब्लम यही आ रहा है कि पहले जो हुई स्ट्रेटजी उसका नहीं रिजल्ट सही आया और हमारे केसेस बढ़े हैं। लेकिन ये है कि अभी हमें यही का बार बार पब्लिक को मैसेज देना है कि वो एहतियात करें और जो भी SOPs हैं, जो भी तदाबीर हैं, उन पर फॉलो करें। बड़े इज्तिमात जो हैं उनसे गुरेज करें और उसमें ये एक मुस्तकिल जो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है उसकी ज़रूरत है। रही बात हुकूमत का दावा और वज़ीर-ए-आज़म का दावा, तो ये तो बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो पीक है उसके ऊपर भी डिबेट है कि क्या पीक हम पहुंच चुके हैं या अभी पीक आनी है। तो इसलिए ये सारे जो दावे हैं पता नहीं ये क्यों किए जाते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस से जंग जो है ये पूरी दुनिया उससे लड़ रही है। ये सिर्फ अकेला पाकिस्तान तो नहीं है या जनूबी एशिया का खित्ता तो नहीं है। मगरिब में आपने देखा है, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इतनी हलाकतें हुई हैं। तो ये तो एक ऐसी पेंडेमिक है कि जो अभी चलेगी इस साल के आखिर तक, बल्कि अगले साल तक, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक इसमें कमी नहीं होगी। इस पर सिर्फ एहतियात ही लाजिम है। और हुकूमत के इस तरह के दावे करना कि बाकी मगरिब जो है वो तकलीद कर रहा है या तारीफ कर रहा है या ये कि वो कामयाब हो चुके हैं, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं कि उसके रन का स्कोर्स जो है वो स्कोर जो है वो आपने बार बार दिखाना है। बल्कि इतने ज़्यादा सवालात हैं हुकूमत की अपनी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज़ रही हैं, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, और अब ये है कि साथ में क्रेडिट भी लेना है। ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट ऑफ द डे, क्योंकि इस गवर्नमेंट पे इतनी तनकीद हो रही है तो वो अपना जो है कारकर्दगी जो है उसको दिखाने के लिए भी उन पे प्रेशर होता है। तो ये बयान मैं इसको सियासी समझता हूँ। ये फैक्चुअल तरीके से या साइंसी तरीके से ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी ये वबा जो है ये थमी नहीं बल्कि ये फैल रही है और टेस्टिंग में जो है वो उस तरह से इजाफा जिस स्पीड पे होना चाहिए था पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से वो नहीं हुआ। इसी वजह से हमें नंबर्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम अब माहिरीन का ये कहना है कि असल में नंबर जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। और ख़ुद हुकूमत पंजाब की एक समरी जो है हेल्थ सेक्रेटरी की जो उन्होंने पेश की थी मई में,
वज़ीर आला पंजाब को, उसमें खुद ये कहा गया था कि लाहौर शहर में मसलन लाखों लोग जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। तो कोरोना अर्ली डेज में गुमगु की कैफियत का शिकार रहने वाली पीटीआई गवर्नमेंट आज केसेस के किसी हद तक कम होने का क्रेडिट खुद ले रही है। गो के अभी टेस्टिंग के हवाले से एक क्वेश्चन मार्क है WHO की तरफ से भी और खुद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर दी गई है, लेकिन मेजॉरिटी की ओपिनियन यही है कि अभी भी मजीद कोरोना के मामले पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि वबा ख़त्म होगी और ख़तरा गया। एक और ख़तरे की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि PTI के एक विफाकी वजीर ने मुबैना तौर पर नून लीग की क़यादत से राबता किया है और उन्हें वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाने की पेशकश की है। लिहाजा अब ऐसे में हमने ये देखा है कि पहले तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करती दिखाई दी, लेकिन अब का जो ये राब्ता है वो PTI की अपने अंदर से किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। लिहाजा तहरीक अदम एतमाद ला कर क्या वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है? जनरल साहब, मुबैना तौर पर ये जो राब्ता हुआ है, राब्ता करने वाले वजीर ने यह भी कहा है कि सिर्फ अकेला मैं नहीं, 12 ऐसे PTI में बैठे वजीर हैं जो कि इस मामले पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि अब अगर वो 12 वजीर भी मिल जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है? ये सवाल इस चीज पे मबनी है कि जो कुछ हमें बताया गया है वो वाकई सच है, दुरुस्त है, लेकिन ये वर्षन तो एक साइड की है। ये दावा किया है PMLN, और जिस वजीर पे शक था जब उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मेरा किसी से राब्ता नहीं किया, और अभी तक उसके अलावा किसी का नाम आया नहीं किसी वजीर का कि जी फलां ने बात की है या उसने किसी ने माना हो कि हाँ मैंने वाकई ये बात की है। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि ये किस बुनियाद पे हमने क्यों एक तरफा बात को 100% दुरुस्त समझ लिया। ये तो दावे पे पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ जो है वो बहुत वक्तों पे करती रहती, लेकिन अगर ये सीरियस थी तो बड़ा अच्छा मौका था कि जब ये बजट पास हो रहा था उस वक्त ये इत्तेहाद अपना कायम करती और बजट को वोट ना देती, बजट पास ना होने देते तो गवर्नमेंट घर चले जाती, उस पर नो कॉन्फिडेंस हो जाता, लेकिन वो भी नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने सीरियस इस मामले में ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मकासद जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने मसाइल की वजह से मुख्तलिफ हैं। ये ना मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिशात के मुताबिक इकट्ठे हो सके ना ही अपनी। बार बार हमने ये देखा कि सेनेट के चेयरमैन के मामले में भी ये आपने देखा कि क्या इनके साथ हुआ। फिर जब उससे पहले मौलाना ने कहा कि आपने हलफ नहीं हमें लेना चाहिए, लेकिन फिर लोग गए। तो अपने अपने मकासद हैं जिसकी वजह से ये एक अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चुनते, कहते बहुत कुछ हैं लेकिन रास्ता अपना चुनते हैं। मैं तो ये समझूंगा कि अभी जब ये बजट पास हुआ है तो ये चंद दिन पहले की बात है ना, कोई इसमें बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा, एक हफ्ता पहले का किस्सा है, तो उसपे तो इन्होंने कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक इसी तरह है बात, और ना तो इसका कोई आगे नतीजा होगा, ये इसी तरह फिजल आउट हो जाएगी चीज, और ना कोई नो कॉन्फिडेंस आएगा और ना कोई आना है, क्योंकि अगर कोई वजीर ऐसा है उसका कोई ऐसी बातचीत है तो वो पब्लिक में आएगा नहीं, और अंदरूनी तौर पे मेरा ख्याल है अगर बात हुई भी है तो सारे मोहतात हो जाएंगे। कोई आप कहने के पानी का बुलबुला साबित होगा ये वाले बयान भी है, ये वाला इससे ज्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है। सही, मैं बस एक करेक्शन, एक वजाहत यहाँ पे करते चलूँ कि 12 अरकान असम्बली के हवाले से उन PTI के वजीर ने इस हवाले से बात की है। अतर साहब, आप समझते हैं कि हटाया जा सकता है तहरीक अदम एतमाद लाकर प्राइम मिनिस्टर को? इतना आसान है ये करना? ये 12 लोगों का भी जो कहा है वो PMLN ने ही कहा है कि 12 वजीरों, जिस वजीर ने बात की है उसने कहा जी 12 और भी मेरे साथ आएंगे, लेकिन ना वजीर माना है ना वजीर का नाम बताया PMLN। तो इस लिहाज से ये सिर्फ वर्षन है PMLN की एक साइड। सही पॉइंट आपका आ गया। अतर साहब जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। देखें, अगर आप पिछले एक वीक के हालात देखें, खुद प्राइम मिनिस्टर का 2-3 बार आके असेंबली में एड्रेस करना और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि कुर्सी जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, इट्स वेरी अनलाइक इमरान खान। फिर शेख रशीद का बयान कि -1 नहीं फिर -3 भी हो सकता है। शाहिद खान अब्बासी का कि जी -1 नहीं -160 भी हो सकता है। जो अभी जनरल साहब ने बात की सेनेट इलेक्शन की, देखें उसमें तो उन्होंने बताया कि जी हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, जब वोटिंग हुई तो वो स्ट्रेंथ सारी ख़त्म हो गई थी।
और चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सके थे। फिर मेरा ज़ाती ख्याल ये है, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ही लाएंगे जो इमरान को लेके आए हैं। देखिए, मैं छोटी सी एक आपको मिसाल दूं कि हम सब ने इलेक्शन से पहले हम सबको पता था कि कराची में तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेंथ है। इवन खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था कि जी कराची से अगर हमें मिली तो 3 से 4 सीटें मिलेंगी। ये मैं पर्सनली, मेरे से भी बात हुई थी उनकी, लेकिन कराची से उनको 14 सीटें मिली। वो 14 MLAs कौन हैं कोई नहीं जानता उन लोगों को। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगी। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इसमें इमरान खान का अपना गवर्नेंस, उनके मिनिस्टर्स और उनकी पार्टी के लोग जो टॉक शो पे आके बात करते हैं वो ही इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना होगा वो इसके बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई अब वक्त आ गया है, अब हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। अगेन फिर वही है कि चॉइस क्या है आपके पास। आयशा, अतर साहब फरमा रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वही लेकर आएंगे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर आए हैं, लिहाजा उससे पहले कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आप समझती हैं कि वाकई इतना इजी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट से हटा देना? पहले तो मैं कहता हूँ कि आईनी तौर पर जो भी इक़दाम अपोजिशन उठाना चाहे या पार्लियामान के अंदर उठाना चाहे तो जरूर उठाया जाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 5 साल के मैंडेट लेकर आए तो उनको 5 साल जरूर मिलने चाहिए। अब आ जाते हैं कि क्या इस तरह का कुछ हो रहा है या हो सकता है। मेरी जाती राय में बेचैनी दोनों तरफ है। पार्लियामान के बेंचेस पर दोनों तरफ बेचैनी मौजूद है, हुकूमत के अंदर भी अहम लोगों में बेचैनी मौजूद है, राबते भी दोनों तरफ हो रहे हैं। और ये बात विफाक तक नहीं है, पंजाब के अंदर भी अगर आप विफाक के नंबर सामने रख रहे हैं जिससे 2 गुना ज्यादा नंबर, यानी कि इस वक्त ये देखा जा रहा है जिसको टेम्परेचर या दर्जा हरारत कहा जाए कि धुआं बिला वजह नहीं उठ रहा, टेम्परेचर चेक जरूर हो रहा है कि किस हद तक अभी बात हो सकती है, किस हद तक नहीं। फिलहाल अक्टूबर तक मामला को नहीं कुछ खास अंदाज में छेड़ा जाएगा, एक तो वबा के हालात और असरात, लेकिन ये जरूर हर जगह इस पर डिस्कशन हो रही है कि जो बाशी हालात जिस पर नहज पर आगे बढ़ रहे हैं ये कंट्रोल होते हैं या नहीं होते। टेम्परेचर चेक हो रहा है। आपको याद होगा जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आया था, नंबर के बावजूद अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी थी। यकीनी तौर पर इस बात का इंतजार किया जा रहा है या उस लम्हे को जज करने की कोशिश की जा रही है लाने वालों की तरफ से भी कि क्या ये मूव इस वक्त होनी चाहिए या नहीं, वो टाइम आया है या नहीं। और जो पार्लियामान के अंदर बैठे लोग हैं, बहुत अफसोस से ही कहूंगी कि यहाँ जमहूरी लोग बैठते हैं, पार्लियामानी निजाम है, वो अपनी ताकत के बल पर अगर कुछ सोच भी रहे हो तो वो करने की ताकत नहीं रखते। वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या दिस इज द राइट मोमेंट कि हमें हिलना चाहिए, हिलने जुलने का वक्त आ गया है। तो जब वो वक्त उनको महसूस होगा कि जी वो वक्त आ गया है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मूव आ भी सकती है। और अगर सब तरफ से ये हो गई कि मजीद आगे जिस कंडीशन में चीजों को जनाया जा रहा है अब मुमकिन नहीं रह गया इस तरह से चलना, फिर बढ़ा जाएगा। मगर जो हालात है मजबूरी तौर पर मेरी जाती राय में, जो गवर्नमेंट इस वक्त जिस वोट के साथ बैठी है उसको अपना वक्त भी गुजारना चाहिए पूरे का पूरा, ताकि जिस बात और जिस नजरिए के साथ वो लोग आए हैं वो डिलीवर करें, ताकि उनको कल को ये कहने को मौका ना मिले कि हमें वो वक्त नहीं दिया गया, हम कर सकते थे या अभी हमारे पास वक्त मौजूद था और ये हमारे साथ किया गया। क्योंकि हमारी एक रिवायत और रीत रही है, सियासी जमातों को जिनको वोट देके भेजा जाता है फिर उनको खुद ही मजलूम भी बना दिया जाता है किसी न किसी तौर, और वो एक बार दोबारा फिर उसी स्पेस के लिए अवाम भी खड़े होते हैं कि इनका वक्त पूरा नहीं किया गया था उस वक्त पे। लेकिन हाँ, बेचैनी है, बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं हर जगह हर तरफ। फिलहाल ये अगले 2-3 माह गुजारे जाएंगे, उसके बाद शायद दोबारा से सोचा जाए कि किस तरफ बढ़े। लेकिन फिलहाल आपको ऐसा पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा एज पर माय क्वेश्चन? इन 2-3 माह में नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं ना 6 महीने की, तो फिलहाल 3-3 महीने की पॉलिटिक्स रख के देखें हम। जनवरी टू मार्च में वबा आ गई तो अब ये 3 महीने गुजरे, उसके बाद आगे का मंजरनामा कुछ वाज़ेह होगा। सही। रज़ा में सब बताइए, तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आइन में तो बहुत वाज़ेह तौर पर दर्ज है, यही तरीका, यही है जमहूरी तरीका। लेकिन जैसे अभी कहा आयशा ने भी कि उनको ये एक अजीब रविश है कि जब सिविलियन हुकूमतें आ जाती हैं 1.5-2 साल के बाद तो इस तरह की अफवाहें
गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं और फिर वो डिस्टेबलाइजेशन होती है। वाकया ये है कि ये उसूल तय हो जाना चाहिए कि जो आइन के में जो टर्म दर्ज है किसी भी गवर्नमेंट की या वजीर आजम की, उसको पूरा होना चाहिए। इमरान खान साहब आए हैं 2018 में 5 साल के लिए, तो उनको ये टाइम बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर जो है वो किसी और का नहीं है। मसला जो कुछ पिछले चंद हफ्तों में और महीनों में हो रहा है और जिस तरह की अफवाहें या जो चीज़ें भी सामने उभर कर आ रही हैं, वो एक फ़र्क नक्शा खींचती हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब जो कि खुद पीटीआई के वज़ीर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में पार्टी के अंदर जो खींचातानी है और जो कैंप बने हुए हैं या गिरोहबंदी है उसका जिक्र किया। और इसी तरह शेख रशीद साहब ने वो कहा कि जी -3 का फॉर्मूला होगा। और खुद वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि -1 की जो बातों को उन्होंने एक तो रद्द किया, उन्होंने कहा कि अगर वो चले जाएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वजीर आजम ने ऐसा क्यों कहा? किसी ने -1 तो सजेस्ट नहीं किया मेरे ख्याल से, ना ऑपोजिशन ने किया है, ना किसी और कोई, ना उनकी पार्टी की कोई डिमांड है। तो वो क्यों इस तरह की उन्होंने बयान दिया ना, ये भी सोचने की बात है। जब वज़ीर आज़म साहब खुद ये -1 का जिक्र कर दें तो इसका ये मतलब यही होता है कि कोई ना कोई इस तरह की अफवाहें शायद उनके डोर स्टेप तक भी पहुंची हैं। मसला यहाँ पर बहुत जो है साफ और आसान है, और वो यूं है कि ये तरीके अदम एतमाद आ भी जाएगी और कामयाब भी हो जाएगी जब जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं वो फैसला कर लेंगे कि अब इनके जाने का वक्त है। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ये जो तरीके अदम एतमाद की बातें हैं या -1 की बातें हैं, ये अफवाह साजी है और प्रेशर टैक्टिक है। अच्छा रज़ा रूमी साहब, जहां तक मैं आपके तज्ज़िये को समझ पाई हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये आईनी तरीका है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के पेश नजर ऐसा होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। रसूल बख्श साहब, जी बात यह है कि एक खबर आ रही है और वो PMLN के हवाले से आ रही है कि 12 वज़ीर हैं या 12 अरकान असम्बली हैं और वो अदम एतमाद की तारीख लाना चाहते हैं, तो देर किस बात की है? फिर असल मसला ये है कि जब हम टेलीविज़न में और इस किस्म के मोतबर प्रोग्रामों में इस किस्म की बातें करते हैं बग़ैर तस्दीक के और बग़ैर किसी बुनियाद के, कि बुनियाद तो ये है कि क्या वाकई ऐसा है, तो उससे फिर हम मुल्क के अंदर बेचैनी, इज़्तिराब और अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा करते हैं। मैं इस ख़बर को मस्का खेज़ी करार दूँगा और इस काबिल मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर तफसील से तबसरे किए जाए कि अगर है मौजूद है तो सामने आना चाहिए। फिर आप देखेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर जाएंगे, ये ख़बर भी गुजर जाएगी, अच्छा जी क्यों नहीं हुआ, कोई किसी को कोई ना कोई ये सवाल पूछेगा ना कोई ये जवाब देगा। और लोगों को जो ये बात करते हैं वो अपने बारे में जो एक ट्रस्ट होता है या एतमाद होता है या भरोसा, उसका उनको कोई परवाह नहीं। बात की, मुल्क के अंदर बेचैनी फैली, इज़्तिराब हुआ और फिर हम आगे निकल गए। मेरा ख्याल ये है कि ये गैर जिम्मेदाराना बातें हैं जो हमारे सियासी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन हमें किसी भी संजीदा प्रोग्राम में इनके ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भी कह रहे कि गैर जिम्मेदाराना ये बयान था जो कि मंजर-ए-आम पर आया है, लेकिन ये सिर्फ सब कुछ सियासी हलचल मचाने के लिए किया जा रहा है, फिर वो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हों या फिर हुकूमत में बैठी हुई इत्तेहादी जमातें हों। नाज़रीन, मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस बात करते हैं उन JIT रिपोर्ट्स के हवाले से जो कि आज गवर्नमेंट की जानिब से पब्लिक कर दी गई हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया टाउन JITs पब्लिक कर दी हैं और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कुछ अरसे से तीनों चूँकि JITs को पब्लिक करने का मुतालबा कर रहे थे, लिहाजा आज सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया और JITs को पब्लिक कर दिया। उज़ैर बलोच की JIT में पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं है, जिसके हवाले से अली ज़ैदी साहब दावा कर रहे थे। बहरहाल उनका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन हमारा सवाल यह है कि सिंध हुकूमत ने चूँकि अब तीनों JITs पब्लिक कर दी हैं, लेकिन क्या JIT रिपोर्ट्स बिला ताख़ीर पब्लिक होनी चाहिए? जनरल साहब, केसेस के हवाले से फैसले हुए सालों गुजर जाते हैं, अब आज जाके जिस तरह से ये JITs रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही हैं,
आप समझते हैं कि जिम्मेदारान का तयन हो गया, जराइम के हवाले से रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ जाती हैं, फैसले हो जाते हैं, तो JITs में बिला ताखिर पब्लिक हो जानी चाहिए? देखिए ज़रियाब ये नहीं पब्लिक नहीं की जाती, इसके पीछे भी एक मकसद होता है। ये JITs हैं जो कि रेंजर्स ने की थी, और रेंजर्स को चूंकि वो ना तो चालान पेश कर सकते थे, ना वो ट्रायल करवा सकते थे, लिहाजा रेंजर्स को सब कुछ हैंडओवर करना पड़ता था पुलिस को। और पुलिस चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत होती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको फिर अपनी मर्जी के मुताबिक पब्लिश करने का या जो भी करना हो उसका इंतजाम करती है। इसमें टेम्परिंग की जाती है, एविडेंस बदला जाता है, हकायक बदले जाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, क्योंकि उसमें आपने जिसको बचाना है आप उसके लिए एविडेंस नहीं रहने देते। लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट अगर कभी कोई निकाले तो वो रेंजर्स के पास मौजूद होगी। इसमें मुझे जाती तौर पे एक रिपोर्ट का मुझे पता है, जैसे डॉक्टर आसन के बारे में रिपोर्ट। डॉक्टर आसन का कहा गया कि जनाब वो उन्होंने दहशतगर्दों की मावनत की है अपने हॉस्पिटल में, और जब वो JIT रिपोर्ट जो थी वो रेंजर्स ने आगे हवाले की, तो उसमें से वो गवाह जिन्होंने ट्रीटमेंट वहां पे कराया हुआ था उनका निकाल के, तो कोई आदमी जो 10 साल पहले मर चुका हुआ है उसका लगा दिया, कुछ और मजाक बना दिया कि जी देखें ये कैसी JIT है। तो असल रिपोर्ट तो वहां थी रेंजर्स के पास, जिसमें एक्चुअल लोगों के एविडेंस मौजूद थे। तो ये इस कारीगरी के लिए रिपोर्ट को रोका जाता है, फिर अवाम के तवज्जो हट जाती है, फिर आप क्वेश्चन करना फिलहाल बंद कर देते हैं, और जब आंख हो जल पहाड़ हो जल तो फिर उसमें से वो चीजें निकाल ली जाती हैं, और तभी आपको पता लग रहा है कि बात लोगों के नाम अब नहीं है जिनका दावा किया जाता था, वो नहीं होंगे, क्योंकि उनको बचाना ही मकसूद था। लिहाजा ये इसी वजह से डिले की जाती हैं। तो इन चीजों को देख के आप बड़ी अच्छी तरह इसका अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे मुजरिम को सजा देना और इंसाफ मुहैया करना ये ऑलमोस्ट तकरीबन नामुमकिन है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद है। सही। रसूल बख्श साहब, आप समझते हैं कि JITs का अब जाकर पब्लिक होना बेहतर था? मतलब ताखीर हुई इन केसेस के हवाले से, लेकिन बेहतर है? नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसी रिपोर्ट्स सब आवाम के सामने आनी चाहिए, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, और जो लोग मुलव्वस हैं, जिनकी निशानदाही की गई है, जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, हमारे कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये हम रोज़ाना के मुबाहिस करके और सियासत से सबका रिश्ता भी नहीं जोड़ा जा सकता और सबको निकाला भी नहीं जा सकता। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनरल साहब ने दुरुस्त कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ दोनों बातों पे। एक तो ये है कि जो ये रिपोर्ट है या इस किस्म की रिपोर्ट्स हुकूमत की तरफ से पब्लिश की जाती हैं, शाया की जाती हैं, क्या बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनमें कोई गड़बड़ नहीं की गई, कोई उसमें तब्दीली नहीं की गई, कि शुकूक व शुबात है। मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल वो नहीं है जो असल में बना के दी गई थी। लेकिन जो माजी में इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, मुदुमान कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, कोई नहीं कहता कि वो ये असल रिपोर्ट है जो वो बनाई गई थी। क्या उसकी तत्हीर करके उसमें तरमीम इजाफा करके कोई बातें सामने रखी गई हैं या नहीं? इंतहाई आम रिपोर्ट है, इतना साल पर इंतज़ार क्यों किया गया? जो मशरक़ी पाकिस्तान का आलमी है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी बात जो ये कहने की है वो ये है कि क्या हमारा जो अदल इंसाफ का निज़ाम है और जो सियासत के ताने बाने उसके साथ मिले हुए हैं, और जो सियासत में पैसा आया है, बासर लोग हैं, किस तरह से ख़रीद करते हैं, वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो निज़ाम है वो मफलूज हो चुका है। और कराची के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट और जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मामलात हैं वो भी सामने आए हैं इस रिपोर्ट में भी और बाकी रिपोर्ट में भी, कि एक मुल्क की मईशत का मरकज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसमें के सियासत के ज़रिए से इस किस्म के लोग पैदा हों, सियासत के साथ उनका ताल्लुक़ हो, सियासी जमातों से ताल्लुक़ हो और इस किस्म की बातें होती रहें। मैं नहीं समझता
कि कोई कमज़ोर रियासत के लिए कोई और दलील या और कोई शवायद बन सकते हैं, और इतना देर तक इस तरीके से होता रहे। उन ख़ानदानों से पूछें जिनके लोग मारे गए, कितना लोगों के मारे जाने का इस रिपोर्ट में एतराफ़ हुआ है, कितना लोग जिंदा जलाए गए, कितना लोग बोरियों में लाशें बंद करके वो मरे और वो सामने है। तो क्या हुआ, वो आखिर लोगों को कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब उन्हें पता हो हमारा आलमी कौन है। अतर साहब, मैं इसमें जनरल साहब ने जो बात की उनसे भी एग्री करता हूँ, जो रसूल बख्श साहब ने बात की। इसमें देखें बहुत सारे ऐसे JITs हैं। अब ये जो 3 JITs हैं इसमें सिर्फ सियासी असर नहीं होता। आपके यहाँ एक SSP होते थे राव अनवारुल हक, उनके बारे में था कि इन्हें एक पार्टी लीडर जो है वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उनको यहाँ पे हर फोर्स उनको यूज़ कर रही थी। इसी वजह से वो इतने अरसे रूपोश रहे और किसी की प्रोटेक्शन में भी रहे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो लोग सामने आते हैं, देखें शाहिद हामिद मरहूम KSC के चेयरमैन जो थे, ही वॉज अ ब्रिलियंट ऑफिसर, मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। जिस आदमी ने उन्हें मारा उसको तो फांसी हो गई। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ सौलत मिर्ज़ा को पता भी नहीं होगा कि शाहिद हामिद कौन है। ज़ाहिर से किसी ने तो इंस्ट्रक्शन दी थी। यही बात जो है बल्दिया फैक्ट्री वाली है, 20 करोड़ का भत्ता जो है, ये 2 या 3 लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे। 20 करोड़ के लिए किसी ने तो उनसे कहा होगा। हमारे आज तक, जैसे रसूल बख्श साहब ने कहा, अदल के निज़ाम में भी बहुत सारी खामियाँ हैं। आज तक किसी ने पहले इस चीज़ को इस तरह से क्यों नहीं देखा? देखें, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस से और 12 मई वाला इंसिडेंट हुआ था, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था, ठीक है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब भी MQM के ख़िलाफ़ केस नहीं सुनते थे। वो इतनी एक पावरफुल फोर्स थी। जनरल साहब ने बात की डॉक्टर आसिम की। वो ज़माना ऐसा था जहाँ कराची के हर हॉस्पिटल में शहर से ज़ख्मी लोग लाए जाते थे। मैंने तो अपनी आँखों से बोरीबंद लाशें, क्या मैं आपको बताऊं, ऐसे भी देखा है कि टांगों में ड्रिल करके पेट्रोल डाल के आग लगाई है। ये सब चीज़ें इस शहर में होती थी। क्या हुआ आज तक? कौन जो उसके पीछे थे, आज तक किसी को पकड़ा? बस कुछ लोगों को आगे कर दिया जाता है कि जी ये ज़िम्मेदार हैं उसके। सिर्फ 10 सेकंड लूँगा। जो पहला आपका क्वेश्चन था ना, मैं समुंदर के सामने रहता हूँ। यहाँ पे जितनी इलीट है ना क्लिफ्टन और डिफेंस की, वो सारी यहाँ पे साइकिलिंग करने, गाड़ियों में हज़ारों की तादाद में घूमने आ रहे होते। तो यहाँ तो आवाम की हम बात करते हैं ना, वो के SOP फॉलो नहीं करते। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग फॉलो नहीं करते। तो हमें वही एक मुझे तरीका लगता है, जब आपके अवाम नहीं फॉलो कर रहे, पढ़े लिखे फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर इसका एक कोई हल देखें कि क्या हल वही हो सकता है कि हम थोड़ी सी सख्ती कर लें। ठीक है, ठीक है। तो सब सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया। अभी भी लोग घूम रहे हैं यहाँ। ठीक, रज़ा साहब क्विकली प्लीज। देखिए, जो काफी कुछ कहा गया है और मैं इत्तेफाक भी करता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और एक कमर्शियल जो हब है, उसको किस तरह से चलाया गया है, किस तरह से उसको बल्कि तबाह किया गया है। और ये पूरी जो ये सियासत चाहे हो या सियासी पार्टियों की टूट फूट, अभी हम देख रहे हैं कि MQM के कई हिस्से हो चुके हैं। पहले MQM का एक और माजी रहा है, बल्दिया फैक्ट्री फायर में उनका नाम भी आ गया। JIT का पहले ताल्लुक जो है वो PPP से जोड़ा गया और उनको सरपरस्ती रही। फिर उसके बाद तो ये और हकाइक सामने आए। तो मामला ये है कि ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता उस जगह पर है जहां पर एक कानूनी और इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम हो, एक खला हो जहां पर इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो उभर कर आते हैं और रियासत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी माफियाज बन जाते हैं या अपना एक वहाँ पर दहशत का
राज कायम कर देते हैं, चाहे वो लियारी में हो रहा हो, चाहे वो दीगर कराची के हिस्सों में हो रहा हो। तो यहाँ पर जो मसला है वो है कराची में, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टेट बिल्डिंग, कि रियासत की तश्कील जो है वो चूंकि बर्डन हो गया था कराची शुरू से ही, वो उसमें ताखीर होती रही है। अभी भी कराची में वो उतनी पुलिस नहीं है जितनी आपको जरूरत है। मकामी गवर्नमेंट आगे नहीं देते आगे। पॉइंट आपको आ गया। मेरे पास आखिरी 60 सेकंड बचे, मैं चाहूंगी कि आयशा अपना तज्जिया मुकम्मल कर सके। आयशा। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। जो ऊपर गेस्ट ने बात की मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। जो हमजा शेख साहब कह रहे थे, रसूल बख्श साहब ने कहा, अतर साहब ने बात की, रजा साहब ने बात की। बात यह है कि बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, मगर होती नहीं है क्योंकि इनके बनाने का मकसद खत्म कर दिया जाता है। बनाने का मकसद यह है कि जो इल्जाम लग रहा है या जो मुल्जिम है उसको ठोस शवाहिद के साथ सामने लाया जाए और फिर अदालतों के आगे पेश किया जाए। मुआशरे को ये पैगाम जा सके कि इंसाफ हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, बात तक ना महदूद रह जाए, ये सब कुछ होता नजर आए। मगर हमारे यहाँ इंक्वायरीज, कमीशन, रिपोर्ट के ऐलानात बहुत होते हैं, बना सब कुछ दिया जाता है, अवाम के टैक्स का पैसा बेतहाशा लगाया जाता है, मगर कहीं भी हमें ना इंसाफ दिखता है ना एहतसाब दिखता है। तो जो अवाम का मुतालबा है वो यहाँ कहीं नहीं रह जाता। फॉर द सेक ऑफ गेन, इख्तियार या ताकत जो है उसको भी महदूद होने की कहीं ना कहीं जरूरत है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेन्स अनाउंसमेंट किए जाते हैं, रिपोर्टें, कमीशन सब कुछ बनता है, मगर कभी भी मंतकी अंजाम तक वो मामला नहीं पहुंचता। जिस तरह भी ऊपर बात भी की गई कि जो असल रिपोर्ट बनी वो क्या थी हम कुछ कह नहीं सकते, मगर एक रिवायत रही है। यहाँ पर रिपोर्टें अलमारियों में पड़ी दूर हो जाती हैं, मगर वो साबित नहीं हो पाता कि रिपोर्ट क्यों बनी थी, मकसद क्या था, नतीजा क्या निकला, हमने बहैसियत मुआशरा इससे क्या सीखा, हमारा इंसाफ का निजाम इंसाफ दे पाया या नहीं। ठीक है, आप कहने कि पब्लिक होना चाहिए इन रिपोर्ट्स को, क्योंकि सोसाइटी को एक मैसेज जाना चाहिए इस ज़मीन में कि हाँ इंसाफ हो रहा है, ताकि अवाम निज़ाम इंसाफ से अपना उम्मीद होते हुए दिखाई ना दे। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।